नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन 360 डिग्री के साथ, जहां पर हम आपको खबरों के हर पहलू से रूबरू कराते हैं और खबर के हर पक्ष को विस्तार से समझ जाते हैं। आपके सामने आंकड़े रखते हैं, आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं, ताकि आप खबर पर 360 डिग्री व्यू हासिल कर अपना नजरिया, अपनी सोच कायम कर सकें। आज बात होगी, आखिर दिल्ली की दमघोंटू हवा के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों सरकारी मशीनरी और तमाम कोशिशें, कवायद फेल साबित हो रही हैं? आखिर हमसे चूक कहां हो रही है? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे शहरों ने, दूसरे देशों ने प्रदूषण की इस समस्या से निजात पाने के लिए कौन से तरीके अपनाए और वो हम क्यों नहीं अपना सकते? इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से आपके सामने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट होगी। एक दिन पहले लग रहा था कि दिल्ली में जल्द ही प्रदूषण का लेवल कम हो रहा है, लेकिन फिर से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लगा। इसके अलावा एनसीआर में भी खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज नेशन 360 डिग्री में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने से लेकर उसे रोकने तक के तरीकों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया। सरकारों की लापरवाही का खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि सांसों के लिए कितना खतरनाक है वायु प्रदूषण। दिवाली गई लेकिन पॉल्यूशन नहीं गया। पटाखे जल गए लेकिन पराली जलनी बंद नहीं हुई। दिल्ली में फटने वाला है प्रदूषण बम। जो आपको बीमार, बहुत बीमार कर देगा। क्योंकि वायु प्रदूषण से घट रही है आपकी उम्र। वायु प्रदूषण से हर 5 मिनट में हो रही है मौत। इकोनॉमी को हर साल 7 लाख करोड़ का नुकसान। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी दिल्ली। दिल्ली वालों के फेफड़ों में घुसा 15 से 20 सिगरेट जितना धुआं। अगर दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हुआ तो अगला शिकार आप हो सकते हैं। दिवाली पर जब पटाखे चलाए गए तो इस बात का शोर था कि वायु प्रदूषण तेजी से फैलेगा। हुआ भी ऐसा, लेकिन पटाखों से फैला प्रदूषण 2-3 दिन में कम लेवल पर अपने आप आ जाता है। वक्त निकल चुका है, लेकिन AQI लेवल कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सारे कारणों को खंगालें उससे पहले दिल्ली के उन इलाकों को देखिए जहां प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक लेवल पे जा पहुंचा है। आनंद विहार में AQI है, आपको बता दें, 435, ITO में 367, ओखला में 363, रोहिणी में 395, वजीरपुर में 396। इसी तरह पश्चिमी और यूपी और देश के दूसरे शहरों के भी हालात ऐसे ही हैं। AQI गाजियाबाद में है 339, नोएडा में है 501, मेरठ में है 314, लखनऊ में है 309, प्रयागराज में 411, भोपाल में 311, ग्वालियर में 401। जब इतना ज्यादा प्रदूषण होगा तो उसका असर भी ज्यादा होगा। प्रदूषण के प्रभाव से लोगों की उम्र घट रही है। दिल्ली में बताया जाता है कि औसतन 9.5 साल उम्र जो है वो कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा है, हरियाणा में 8 साल 4 महीने, झारखंड में 7 साल 3 महीने और बिहार में 8 साल 8 महीने उम्र कम हो जाती है। साथ हमारे संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हम मोहित के पास सीधे यहाँ चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोहित, एक समस्या जो है वो जस की तस है। बैठकें होती हैं, अदालतें नोटिस जारी करती हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय होता है, नई तकनीक ईजाद होती हैं और पटाखों पर बैन लगता है, आलोचना होती है, नतीजा सिफर। बिल्कुल सिफर ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति देख लीजिए। अभी यहाँ पर जो भी आपको नजर आएगा वो लाल होगा। यहाँ या तो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है या कुछ खराब स्थिति है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे
खराब स्थिति है और कहीं पर बेहद ज़्यादा खराब स्थिति है। इस तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं। ये हालात तब हैं जब सीपीसीबी ने भी कह दिया है कि आप क्रशर्स बंद कीजिए, दिल्ली एनसीआर में ईंट के भट्टे बंद कीजिए, ये सारे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार लगातार एक से 1.5 महीना हो गया है इसी काम में जुटी हुई है कि प्रदूषण कम हो, लेकिन परालियां बदस्तूर जारी हैं। सीपीसीबी का आंकड़ा बताता है कि 46% जो है वो पराली से धुआं हो रहा है, लेकिन दिल्ली वाले खामियाजा भुगत रहे हैं, फिर वो पानी हो या हवा, दोनों ही जगह। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दोनों में ही उनको राहत मिलती हुई नहीं दिख रही तमाम प्रयासों के बाद भी। जी हमारे साथ मोहित आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कैसे बढ़ गया है और अब पटाखे नहीं जल रहे हैं। सर, तो जो पटाखों को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी थी, तमाम सवाल थे, तो इसके पीछे कारण क्या है ये भी समझाइए। तो स्टबल बर्निंग और दिवाली के पटाखे तो ये प्रोबेबल कॉज है। तीसरा प्रोबेबल कॉज जो सबसे आसान है कि गाड़ियों के ऊपर प्रदूषण का बोझ डाल दो। तो हम क्या करते हैं कि असली कॉज को भूल जाते हैं, उसको कभी असेस नहीं करते। हाल ही में एक MPDI की रिपोर्ट स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टबल बर्निंग से लगभग 150 मिलियन मीट्रिक टन CO2 जनरेट होती है। अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो दिल्ली के हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। दिल्ली के 22% लोगों का मानना है कि वो तो खुद या उनकी फैमिली का कोई मेंबर इस वक्त एयर पोल्यूशन से परेशान होकर डॉक्टर को दिखाने जा चुका है। करीब 28% लोग एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं, जबकि 61% एंटी पोल्यूशन मास्क इस्तेमाल करने की प्लानिंग में है, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा खराब होती जा रही है। प्रदूषण कम करने को लेकर कई मीटिंग हुई, 10 पॉइंट एक्शन प्लान बना, एंटी स्मोक टावर तक लगाए गए, ऑड इवन भी लाया जा चुका है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन दिल्ली के हालात नहीं बदले। प्रदूषण बढ़ता रहा, पराली जलती रही, बाद में पटाखों ने इसमें इजाफा कर दिया। हालात ये है कि AQI एक दिन घटने के बाद फिर से बढ़ने लगा। दिल्ली में सर्दियां पहले मजा देती थी, लेकिन अब सजा देती हैं, और ठंड से नहीं बल्कि प्रदूषण के चलते। आप तस्वीर देख लीजिए, कैसी तस्वीर है दिल्ली की। ये दिल्ली का अक्षरधाम इलाका है। ये मेन नेशनल हाईवे पर आप स्थिति देखिए कैसी है कि यहाँ पर कोहरे की जो चादर है, लग रहा है ये कोहरा है पर ये स्मोक है, यानी कि धुएं और धुंध से बना हुआ एक स्मोक की चादर है, जो फॉग के रूप में नजर तो आती है लेकिन है ये स्मोक। दिल्ली सरकार समय समय पर वादे करती रही, लेकिन प्रदूषण बढ़ने के लाख दावे फेल हो गए। जाहिर है इसकी मार जनता पर ही पड़नी है। आंखों में चिड़चिड़ाहटपन, आंखों में जलन मच रही है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और पहले ऐसा नहीं था, अब ज़्यादा हो गया है। पॉल्यूशन तो बहुत है ही, जैसे गले में भी लगता है जब वॉक पे जाओ तो। नहीं, पहले तो था ही नहीं है, दिवाली के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ा है, गले में लगता है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण तो एक ही है कि हमारे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है और डीजल के हैं वाहन, कुछ पुराने वाहन भी चलते हुए दिखाई देते हैं हाईवे पे, जो कि धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। और 3 दिन पहले दिवाली के बाद इतना प्रदूषण था यहाँ पे कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जगह जगह केजरीवाल सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध वाले पोस्टर लगा रखे हैं। अब जनता पूछना चाहती है कि ये युद्ध उनकी प्लानिंग पर उठते सवालों के खिलाफ है या फिर वाकई प्रदूषण के खिलाफ है। क्योंकि अगर युद्ध स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान होता तो दिल्ली की हालत ऐसी ना होती। टीम न्यूज़ नेशन। अब ये भी समझना होगा कि पॉल्यूशन कम करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, जिसमें जनता और सरकार दोनों का सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में वायु प्रदूषण कोई समस्या नहीं, बल्कि भारत से पहले वो विकराल रूप में इस समस्या को झेल चुके हैं। लेकिन कई देशों ने वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान किया और उस पर काबू पाया। आपको कुछ देशों का उदाहरण देते हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं तो वहां 1950 और 60 के दशक में स्मॉग के कहर का सामना किया गया और दुनिया की सबसे खराब और खतरनाक हवा में अमेरिकी लोग सांस ले रहे थे। ऐसे हालात पर काबू पाने में अमेरिका को 2 दशक यानी 20 साल का लंबा वक्त लगा। हालात जब बेकाबू होने पर 1947 में अमेरिका में अपनी तरह का पहला
एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट भी स्थापित किया गया। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। कई खेल आयोजन कैंसिल किए जाने लगे। डॉक्टरों की टीम भी सड़क पर उतर पड़ी। लोगों को स्मॉग से होने वाले लंग कैंसर और दिल की बीमारियों के बारे में बताया। क्लीन एयर एक्ट लागू किया गया, साथ ही एंटी स्मॉग डिवाइस भी कार में लगा दी गई। अमेरिका के बाद लंदन की बात करें तो सख्त कानून बनाया गया। लंदन समेत कई शहरों में कंजेशन चार्ज लगाया जाता है। ये एक किस्म का चार्ज है जिसके तहत गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के बदले एक रकम वसूली जाती है। इसके अलावा वहां पुरानी कारों के इस्तेमाल पर भी अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। ब्रिटेन का लंदन शहर हफ्ते के 7 दिन वायु प्रदूषण पर शुल्क लगाने वाला पहला मुल्क बन चुका है। अब समझिए चीन ने कैसे कमाल किया और कैसे प्रदूषण को रोका, क्योंकि उनकी आबादी कमोबेश हमारी जैसी है। 2014 में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की चीन की वार्षिक बैठक में प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई। इसके लिए करीब $270 बिलियन का निवेश किया गया, जिससे हर शहर में ग्रीन जोन बनाए गए। बीजिंग ने प्रदूषण से लड़ने के लिए $120 बिलियन का फंड अलग से निकाला। इसके अलावा PM 2.5 के स्तर को 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर करने का लक्ष्य भी है। इसी तरह फ्रांस ने पेरिस को कार फ्री बना दिया। 2018 में पेरिस में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हफ्ते के अंत में कार पर बैन लगा दिया जाता है। साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पैदल चलने वालों के लिए और अधिक जगह देने के लिए फ्री क्षेत्रों का विस्तार किया गया, कार फ्री क्षेत्र। पेरिस में साइकिलों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। वहां सड़क में जगह जगह आपको साइकिल इस्तेमाल के लिए मिल जाएंगी। €2 खर्च कर लोग 2 घंटे तक अपने पास साइकिल रख सकते हैं और फिर जहां जाना हो उसे वहां पर छोड़ भी सकते हैं। जर्मनी की बात करें तो सस्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ करीब 500 किलोमीटर बाइक रूट बनाया गया है ताकि लोग कार का प्रयोग कम करें। वहां किसी भी कार मालिक को शहर में अपनी कार पार्क करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यावरण अनिल सूद हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, हम बढ़ते प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? विदेशों में कैसे उपाय किए जा रहे हैं जो भारत में भी कारगर हो सकते हैं? उनसे क्या सीख ले सकते हैं? क्योंकि भारत में तो RD1 लागू हुआ, उसी की धज्जियां उड़ गईं और वो भी कोई बहुत कारगर साबित हुआ ऐसा नहीं लगता था। अगर आप देखें तो गाहे बगाहे खबरें आती रहती हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर स्टेट अथॉरिटीज ने फाइन लगाया एनवायरमेंटल नॉर्म्स को नहीं फॉलो करने का। तो ये सारे कारण एक ऐसे कारण हैं जो कि पोल्यूशन पैदा करते हैं, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिनको आज तक असेस नहीं किया गया। रहा सवाल कि इनके सॉल्यूशन क्या है, तो पराली का तो बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है कि छोटे किसानों के खेतों में से पराली उठा के उसको जो है बोर्ड में खाद में कन्वर्ट किया जाए। भारत में प्रदूषण 1998 से लेकर 2016 तक सबसे ज्यादा बढ़ा। PM 2.5 से 10 तक 72% बढ़े, जिसका 40% आबादी पर सीधा असर पड़ा। दिल्ली में प्रदूषण से पिछले साल 54,000 मौतें बताई जा रही हैं। इस वक्त इतना धुआं है कि 15-20 सिगरेट जितना धुआं आपकी सांसों में घुल जा रहा है अगर आप एक दिन बाहर निकलते हैं। और हर तीसरे बच्चे को फेफड़ों की बीमारी हो रही है बढ़ते प्रदूषण के चलते। दिल्ली में प्रदूषण की वजह भी समझिए। गाड़ियों के धुएं से 28%, फैक्ट्री के धुएं से 30%, पराली से 30%, जबकि अन्य दूसरी वजहों से 13% प्रदूषण होता है। यानी कि पटाखों को लेकर हो हल्ला और विवाद और राजनीति ज्यादा है। ऐसा ही हाल दिल्ली NCR के शहरों का भी है। हवा शुद्ध करने के लिए नोएडा में यूपी का पहला पोल्यूशन कंट्रोल टावर बनकर तैयार हो चुका है। इसे BEL और नोएडा अथॉरिटी ने मिलकर तैयार किया है। इस टावर की शुरुआत के लिए टेस्टिंग और टावर के निर्माण को फाइनल टच दिया जा रहा है। नोएडा में पहला स्मोक टावर, जो उत्तर प्रदेश का पहला स्मोक टावर होगा, वो बनकर तैयार हो गया है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो स्मोक टावर है उसको तकरीबन तैयार कर लिया गया है और अब किसी भी दिन इस टावर को शुरू कर दिया जाएगा। DND फ्लाईवे के बिल्कुल पास में इस टावर को बनाया गया है और इस टावर का निर्माण नोएडा अथॉरिटी और बेल कंपनी मिलकर कर रही हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस टावर को बनाया जा रहा है और अधिकारियों के द्वारा जो बताया गया है कि इसके 1.5 किलोमीटर के दायरे की हवा की गुणवत्ता को इस टावर की मदद से साफ किया जाएगा। करीब करीब पूरा काम हो चुका है। अभी की अगर बात की जाए तो बिजली कनेक्शन केबल यहाँ पर लिया जा रहा है और बिजली की तारें डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। जैसे ही बिजली का कनेक्शन शुरू होगा वैसे ही इस टावर को शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल जनरेटर के माध्यम से ट्रायल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं बिजली का काम जो है वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। अन्य जो केबल हैं वो केबल डाले जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। और देश में एक बार फिर से मीडिया एक्सपो मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 20 नवंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है। इस मौके पर देश विदेश के मीडिया उद्योग से जुड़ी कई नामी गिरामी हस्तियां इसमें हिस्सा लेंगी।
कोरोना के बाद अपने आप में ये पहली तरह का आयोजन है इसमें इतनी बड़ी संख्या में मीडिया उद्योग के दिग्गज हिस्सा लेने जा रहे हैं। मीडिया एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर इवेंट है, जहां देश भर के प्रिंटिंग, फैब्रिकेशन, साइनेज, पीओपी मैन्युफैक्चरर अपने इनोवेशन लेकर आए हैं। इस बार काफी कंपनियों ने यह प्लेटफॉर्म अपने नए प्रोडक्ट के लिए चुना है। लॉकडाउन के बाद ये सबसे पहला एडिशन होगा, जहां इंडस्ट्री एक बार फिर मिलेगी 18 से 20 नवंबर नोएडा में।